What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Still Our Family. आज है 26 मार्च और काफ़ी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और इसी के साथ में कुछ यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। देखिए, नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आती है वहाँ पर मैं मैन्युअली यानी कि अपने आप खुद से जाकर पोस्ट करता हूँ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को एकदम नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर मॉर्निंग में आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो। और इसी के साथ में आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर लेकिन जो बेल का आइकन है वो नहीं दबाते हैं, उसको भी दबा लीजिए। उसके बाद भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। इसी के साथ में आप लोग फेसबुक या फिर जहाँ पर भी ये सारी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकता है। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इंडिया में कौन है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स। तो ये है बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस थी ये, और रिसेंटली अभी इनको जीआई का टैग भी दिया गया है। तो ये स्टेट तो हो गया बिहार, रजिस्टर की गई थी 2018 में और हैंडीक्राफ्ट के दर्जे में ये आती हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर कोई भी हैंडीक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग इसको देखते हैं। और ये जो अभी जो रजिस्टर किया गया है रिसेंटली यानी कि 2018 में भी अभी रिसेंटली ये यहाँ पर इसको ये दर्जा दिया गया है। तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। आज का जो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये फेनी जाकर इसको देखिएगा कि कौन से राज्य का है, कब रजिस्टर किया गया और कौन से टाइप का है। ठीक है, तो ये देखिएगा, पिक्चर नहीं है यहाँ पर, पिक्चर कल आप लोगों को दूसरी दिखेगी। तो ये फेनी के बारे में आज आप लोगों को जाकर देखना है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, ये कि काफी इंपॉर्टेंट है, जाकर थोड़ा इसके बारे में सर्च कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक बर्ड सेंचुरी के बारे में। बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर नालबान बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि नालबाड़ ये है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों को बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। क्वेश्चन आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका डी, यानी कि ये आप लोग कहां पर देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक लेक का भी नाम याद रखना है, ये चिल्का लेक काफी फेमस है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो रामसर साइट का डेजिग्नेशन भी इसको दिया गया है। रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर में, उसके नाम पर जो भी यहाँ पर जो इस तरीके से लेक वगैरह जो भी इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको ये दर्जा दिया जाता है। और ये इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी आती है। ठीक है, ये सेंचुरी। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, यानी कि कहाँ पर सिचुएटेड है, उड़ीसा के अंदर हो गया। रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया है, चिल्का लेक के है, चिल्का लेक के पास में, और इसी के साथ में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भी इसके अंदर इसको ये डिक्लेयर किया गया है, जिस बर्ड सेंचुरी को प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो आंसर हो गया इस तरीके से डी। आगे चलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल सकते हैं। और रिसेंटली अभी ये बजट में अनाउंस भी की गई थी स्कीम, इसलिए भी आप लोगों से करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो है PMSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जो ये योजना निकल कर आई, इसमें क्या क्या बातें रखी गई। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये जो लॉन्च की गई ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये यानी कि जो श्रम एंड रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च की गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये है, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र होता है उसके लिए यहाँ पर ये लॉन्च की गई। और खासकर बोला गया कि जिनकी इनकम 25,000 पर मंथ या उससे कम है ये उसको दी जाएगी। तो क्या दोनों स्टेटमेंट चाहिए। तीसरा बोला गया कि अगर कोई पर्सन इस स्कीम में सब्सक्राइब करता है, यानी कि इस स्कीम को लेता है, और यहाँ पर उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसके बाद में इंसान की डेथ हो जाती है पेंशन लेते ड्यूरेशन में, तो फिर उसकी पेंशन जो है वो 50% उसकी स्पाउस को मिलेगी, यानी कि उसकी पति नहीं या फिर पति को मिलेगी। अगर पत्नी मर जाता है और पत्नी मर जाती है तो पति को मिलेगी 50%। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। यहाँ पर सबसे पहले तो जो स्कीम लॉन्च की गई है ये इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ये तो सही है, पर लेकिन ये 25,000 पर मंथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये 15,000 पर मंथ होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर। आगे अगर बात करें यहाँ पर, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, ये पेंशन लेते ड्यूरेशन, फिर उसके स्पाउस को यानी कि हस्बैंड या फिर उसकी पत्नी को ये क्या होगा 50% इसकी पेंशन मिलेगी। और अगर
डेथ हो जाती है, ये 60 साल की एज में ये मिलना स्टार्ट होगी, उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे कंडीशन ये होगी अगर 60 साल से पहले डेथ हो जाती है कि उस पर्सन को जो योजना अगर मान लीजिए किस्त जो है वो कंप्लीट करता है, फिर जो बची टाइम रह गया तो 60 साल की एज के बाद में फुल पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। यानी कि पेंशन लेते हुए मरा तो अलग बात है, पेंशन लेने से स्टार्ट होने से पहले ही मर गया और फिर किस्त कंटिन्यू की जाती है तो फिर वो अलग कंडीशन है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। ओके, इसी के साथ में एज का भी क्राइटेरिया है यहाँ पर, जो एज होनी चाहिए उस पर्सन की ये 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और किस किस को ये नहीं मिलेगी, ये किस किस को नहीं मिलेगी, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है, जिसकी जो सैलरी है 15,000 हो, इसी के साथ में कोई और दूसरी स्कीम जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम या फिर इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत कोई और स्कीम या फिर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई और ये सहायता न ले रहा हो पर्सन, इनकम टैक्स पे न करता हो। अगर इनकम टैक्स पे करने कैटेगरी में इंसान आ जा रहा है तो इसका मतलब अच्छी खासी सैलरी फिर वो ले रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कितनी यहाँ पर फिर यहाँ ये मिलेगी, जो ये पेंशन है कितनी मिलना स्टार्ट होगी, तो ये 3,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट होगी, वो भी 60 साल के बाद में। तो ये तमाम जो बातें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। और 42 यहाँ पर करोड़ जो है लोग बोला गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको फायदा इससे होने वाला है। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका 1 और 3, यानी कि बी ओनली। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है मोमेंटम फॉर चेंज। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बोला जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट के द्वारा। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले मोमेंटम फॉर चेंज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, यानी कि किस तरीके से आप लोग एक चेंज बन सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका पार्ट बन सकते हैं, एक तरीके से पृथ्वी को सेव कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया डी, यानी कि यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट के द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस दिया जा सके और इस तरीके से उसका पार्ट बनकर हम लोग आगे निकल कर आए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है आईसीई, ये है आई सेट 2 मिशन जो है यहाँ पर है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। सबसे पहला बोला जा रहा है कि नासा का प्रोजेक्ट है, ये यूएसए की ये स्पेस एजेंसी है, उसका प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से हमारी इसरो है इसी तरीके से यूएसए की नासा है, उसके द्वारा ये छोड़ा गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये एक तरीके से ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा सी लेवल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये। तो आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, बोथ सही है, या फिर नन सही है। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। जी हां, इनकरेक्ट पूछा गया है यहां पर, तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही थी यहां पर। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर हो जाता सी। ये नासा का प्रोजेक्ट है और खासकर किस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि सी लेवल कितना बढ़ रहा है, यानी कि जो ग्लेशियर है वो कैसे पिघल रहे हैं और उसकी वजह से पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है। और ये यहाँ पर जो क्लाइमेट फॉरेस्ट, खासकर वो क्लाइमेट फोरकास्टिंग भी यहाँ पर की जाती है कि आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, अंटार्कटिका वाले रीजन में खासकर किस तरीके से आइस पिघल रही है, इन सब चीजों के ऊपर भी इसका फोकस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया डी। ठीक है, अगर करेक्ट पूछता है यहाँ पर तो आंसर हो जाता सी। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी आप लोग उसको गलत कर बैठते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है आईपीआरडी, इसको इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बोला गया है। ये कॉन्सेप्चुअल जो किया गया यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया ये प्रोग्राम जो था जापान के द्वारा 2017 में एज ए पार्ट ऑफ क्वाड, यानी कि जिसमें आप लोग जानते हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसका पार्ट इसको बनाकर यहाँ पर जापान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरा जो थीम है यहाँ पर, ये एनुअल थीम है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियाज अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये है यहाँ पर इसकी थीम। तो अगर आप लोग ढंग से स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि इंडिया पर थीम बनाई गई है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आएगी, तो थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या होना चाहिए आंसर, या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। तो आंसर है यहाँ पर बी सही। ये इसमें क्वाड ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी कंट्री के द्वारा ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया 2018 में, और हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा ये नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन रखने के लिए ये एक तरीके से नेवी नॉलेज पार्टनरशिप प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि हमारी कंट्री के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हम लोग दूसरी कंट्री के साथ में डायलॉग कर अच्छे से, खासकर टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब जियोग्राफिकल अपनी जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है इंडियन ओशन में, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसीलिए थीम में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियाज अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस है।
तो ये हमारी थीम है, यहाँ पर वर्ल्ड का कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ में हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हाँ किसी के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर इसका, ये हो गया इसका बी आंसर। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है बेतला नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज में था, ये कहां पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर तेलंगाना? तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद में आंसर देखिएगा। तो ये है सी आंसर इसका, ये आप लोगों को झारखंड में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आप लोगों से ये ना देखिए, आप लोगों से पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जा सकती है, तो छोटा नागपुर प्लेटू भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो पार्क जो है यहाँ पर कई तरह की वाइल्ड वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्थ में कोयला रिवर, ये भी पूछा जा सकता है, ये झारखंड से बहती है, ये भी सी के साथ में कनेक्टेड है नॉर्थ रीजन से। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा ग्रास लैंड जिसमें देखने को मिलते हैं, और कई सारे पार्क भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से इनडायरेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया झारखंड। ओके, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है यहाँ पर, जो हमारी कंट्री की, उसके बारे में बोला जा रहा है 2019 की, किस तरीके से है ये, तो क्या क्या बातों पर फोकस करेगी। सबसे पहले तो बोला गया है कि अफेक्ट करेगी जो भी पर्सन है यहाँ पर, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनकी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको एड्रेस किया जा रहा है। दूसरी बात बोली जा रही है कि जो इंडस्ट्री और माइनिंग जो एक्टिविटीज है यहाँ पर, एक तरीके से जो माइनिंग एक्टिविटी है उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर कोयला निकाल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको एज ए इंडस्ट्री ट्रीट किया जाएगा इसके तहत। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। आंसर हो गया इसका सी। कहने का मतलब यहां पर यह पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और प्रॉपर वे में इसको हैंडल कर चला जाएगा। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी कोई रह रही है तो उसके भी फायदे के बारे में सोचा जाएगा, और इसको माइनिंग का दर्जा दिया जाएगा, ताकि प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरीके से इसको हैंडल किया जा सके और इन्वायरमेंट पर भी ध्यान रखकर काम किया जा सके। तो इस तरीके से इसको फोकस देकर चलने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया है, ये है यहाँ पर नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ पर सेटअप किया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इस तरह क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मेडिकल डिवाइस की बात की जाए तो हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, या फिर डिवाइस की बात की जाए तो साइंस एंड टेक के बारे में बात की जा रही है। तो आंसर क्या करेगा इंसान? लगा के आएगा या तो साइंस एंड टेक, और या फिर अगर अपने हिसाब से लगाएगा तो या फिर लगाएगा यहाँ पर हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। पर लेकिन कोई सा भी यहाँ पर आंसर नहीं है, आंसर है इसका डी। ओके, तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर प्लानिंग की गई सेटअप करने के लिए नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशनल काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत, जो कि DIPP। तो इसके तरीके से आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया सी। तो ये था छोटा सा आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू का। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। लेक्चर की PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।